हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हम लोग प्रीवियसली पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 4 में हम पहुंच गए थे। हम पढ़ रहे थे मीटिंग्स के बारे में। जो भी बच्चे लोग हमारे चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर तुम हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट वहाँ देख सकते हो, जिसमें कंप्लीट सिलेबस तुमको मिलेगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडीज सबका लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स, नोट्स, एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नोटिस ऑफ अ मीटिंग्स। नोटिस ऑफ अ मीटिंग का मतलब होता है जब एक मीटिंग कंपनी कर रहा है तो कंपनी कैसे बुलाएगा अपने शेयर होल्डर्स को, उनको इन्फॉर्म करेगा ना, तो वो इन्फॉर्म करने को बोलते हैं नोटिस देना मीटिंग्स का। तो ये नोटिस किसको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कितना दिन पहले दिया जाएगा, नोटिस में क्या लिखा हुआ होगा, ये सारा का सारा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले, जो कि लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, देखना सेक्शन 101 of the Companies Act 2013 states that to properly call a general meeting, notice of at least 21 clear days before the meeting, minimum 21 दिन पहले तुमको नोटिस देना पड़ेगा। हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आगे कि 21 दिन कैसे कैलकुलेट होगा। नीचे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ 21 डेज, वो हम देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। शुड बी गिवन इन राइटिंग, या तो लेटर भेजना पड़ेगा, और कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड या एनी अदर मोड प्रेस्क्राइब, मतलब बेसिकली कोई भी तरीके से हमको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को कि हम लोग एक मीटिंग करवा रहे हैं। और मीटिंग करवाने से 21 दिन के पहले तुमको इंफॉर्मेशन देना होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को तुम अचानक बुलाओगे तो हो सकता है वो ना आ पाए, इसीलिए मिनिमम अपने 21 दिन पहले उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एनपीओ होता है तो उतना ज़्यादा कोई मैटर होता नहीं है उसमें डिस्कस करने के लिए, उतना ज़्यादा क्रिटिकल मैटर्स भी नहीं होता है। सारा झगड़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी को लेके ही होता है जनरली। इसीलिए यहाँ पे 21 दिन की जगह अगर 14 डेज पहले नोटिस दिया जा रहा है तो भी चलेगा, है ना। वही लिखा है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी फॉर द वर्ड 21 डेज द वर्ड 14 डेज शैल बी सब्सटीट्यूट। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 डेज पहले नोटिस दे दिया अगर कंपनी तो चल जाएगा। द नोटिस शैल बी प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो वेबसाइट होगा उसमें भी हम लोग नोटिस को पब्लिश करेंगे। एंड ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वेबसाइट्स नोटिफाई करता है तो हम उस वेबसाइट्स में भी पोस्ट करेंगे। बेसिकली हम सबको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कंपनी का मीटिंग होने वाला है इस डेट के अंदर। ठीक है, वेयर अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज सेंड बाय पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है, अपने जो जनरल मीटिंग का नोटिस है पोस्ट के द्वारा भेजते, चिट्ठी लिखते, कोरियर करते। अब कभी कभार क्या होता है, किसी को तो कोरियर एक दिन में मिल जाएगा, किसी को कोरियर 5 दिन बाद मिलेगा। तो जिसको 5 दिन बाद मिला फिर वो आके बोलेगा 21 दिन पहले तो नहीं दिए तुम नोटिस, मेरे को तो बहुत लेट में मिला, मुझे तो कल मिला, मुझे तो आज मिला, ये बहुत दिक्कत है। तो लॉ बोल दिया अगर हम पोस्ट के द्वारा भेजते हैं देन इट शैल बी डीम्ड, मतलब मान लिया जाएगा, टू बी सर्व्ड एट द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स। मतलब लॉ बोलता है सच में चिट्ठी मिला या नहीं मिला इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किसी को 5 दिन में मिल रहा है, किसी को 10 दिन में चिट्ठी मिल रहा है, ये सब बात से फर्क नहीं पड़ता। जब हम नोटिस ऑफ मीटिंग का जो पोस्ट है उसको कोरियर किए, पोस्ट में लगाए, उसके 48 आवर्स के बाद हम ये एज्यूम कर लेंगे कि तुमको मिल चुका है। एक्चुअल में कब मिला
ये सब बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद सोचो ना, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, हम क्या एक एक का यही देखते रहेंगे कि कब किसको नोटिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ना, हमारा ये काम नहीं है। हम नोटिस भेज दिए और 48 आवर्स के बाद हम ये एज्यूम कर लेंगे कि नोटिस मिल चुका है। ठीक है। मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज, 21 दिन का मतलब क्या है? ऊपर लिखे थे, ऊपर था ना ये वाला, मिनिमम 21 दिन का गैप होना चाहिए। 21 दिन में नहीं, 21 क्लियर डेज। ये क्लियर का मतलब क्या है देखते हैं एक बार। देखो, मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेट मीन्स द डेट ऑन विच द नोटिस इज सर्व्ड, जिस दिन नोटिस पहुंचता है, एंड जिस दिन मीटिंग है, ये दोनों दिन को छोड़कर 21 दिन होना चाहिए। ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूं, आज अपने 1 अप्रैल को पोस्ट किए, 1 अप्रैल को अपने चिट्ठी पोस्ट किए कि मीटिंग होने वाला है, पहुंच जाना। तो ये 1 तारीख को चिट्ठी लिखे, तो ये कब पहुंच गया मान लिया जाएगा? आफ्टर 48 आवर्स। तो ये कब पहुंच गया शेयर होल्डर्स के पास? 3 अप्रैल को पहुंच गया। सच में पहुंचे या ना पहुंचे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। 48 आवर्स के बाद हम ये एज्यूम कर लेंगे कि पहुंच चुका है। तो 3 तारीख को पहुंच गया शेयर होल्डर के पास। अब 3 तारीख को काउंट में नहीं करते, हम 3 तारीख को काउंट नहीं करते। 3 तारीख के बाद 4 तारीख से काउंटिंग चालू होगा 21 दिन का। ठीक है। तो देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24 हो गया 21 दिन। अब मीटिंग कब हो सकता है? 25 अप्रैल को, या उसके बाद 25 अप्रैल से पहले मीटिंग नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? जिस दिन नोटिस पहुंचा उस दिन को छोड़कर, जिस दिन मीटिंग है उस दिन को भी छोड़कर बीच में 21 दिन का गैप होना चाहिए। इसको बोलते हैं 21 क्लियर डेज। क्लियर मतलब बिल्कुल एकदम कोई भी रुकावट नहीं है, कोई आधा अधूरा नहीं, पूरा का पूरा 21 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 3 तारीख को छोड़ दिए हम लोग, क्योंकि 3 तारीख को तो नोटिस पहुंचा, ये हम एज्यूम किए। 1 तारीख को भेजे थे, 48 आवर्स बाद पहुंच गया मान लिए, तो 3 तारीख को पहुंच गया। अब 3 तारीख को छोड़कर 4 तारीख से काउंटिंग चालू होगा 21 दिन का। तो 4 तारीख से जब काउंट करते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि 5, 5, 5, 5 और ये 1 हो गया 21 दिन। तो 24 तारीख के बाद कभी भी मीटिंग हो सकता है, मतलब 25 या उसके ऑनवर्ड्स हम मीटिंग रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ 21 क्लियर डेज। ठीक है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का नोटिस किसको दिया जाएगा? तो सर मीटिंग का नोटिस तो मालिक को मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। बिल्कुल सही, शेयर होल्डर्स को तो मिलेगा ही। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजन है, आओ देखें। सबसे पहला मेंबर्स, बिल्कुल सही, जो मालिक है उसको तो मिलेगा ही। दूसरा, अगर मेंबर का डेथ हो गया है, कोई मेंबर था अगर उसका डेथ हो जाता है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके घर वालों को नोटिस जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड मेंबर, डिजीज मतलब जिसका डेथ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाला है, तो बैंक कोर्ट अपॉइंट करता है ऑफिशियल असाइनी, जिसका काम होता है सारा एसेट्स बेचकर सारा लाइबिलिटीज को पे करना, उसके पास नोटिस जाएगा। कंपनी के ऑडिटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, इनके पास भी नोटिस जाएगा। ठीक है, तो जो एजीएम का नोटिस है एंड और ईजीएम दोनों ही, जनरल मीटिंग चाहे वो एजीएम हो या ईजीएम हो, दोनों का नोटिस इन सब लोगों के पास जाएगा, जैसे कि मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स, उसके बाद ऑफिशियल असाइनी,
उसके बाद ऑडिटर्स और फिर डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हम पढ़ लिए कितना दिन पहले नोटिस भेजना है, 21 क्लियर डेज होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ लिए किसको नोटिस जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और प्रोविजन है इसमें, सेक्शन नंबर 101 के अंदर ही देखना। अगर सपोज ऐसा होता है कि किसी एक दो व्यक्ति को बाई चांस के वजह से कंपनी नोटिस देना भूल जाता है, जानबूझकर नहीं, गलती से छूट जाता है कंपनी से, तो क्या मीटिंग इनवैलिड कर देना चाहिए? इतने लोग जो आए हैं, इतना मेहनत से इतना जो डिसीजन लिए हैं, क्या इनका डिसीजन का कोई महत्व नहीं होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, गलती से छूट गए एक दो जन तो, है ना। तो वही लिखा हुआ है, अगर जानबूझकर नहीं छोड़े हो, गलती से एक दो छूट गए हैं जिनसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो भी मीटिंग वैलिड ही रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 सबसेक्शन 4, एनी एक्सीडेंटल ओमिशन, गलती से छूट गया है, टू गिव नोटिस टू और टू द नॉन रिसीट ऑफ सच नोटिस बाय एनी मेंबर, या तो हम नोटिस भेजे नहीं है या हम भेजे थे, सामने वाले को मिला नहीं है। ठीक है, और अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू सच नोटिस फॉर एनी मीटिंग शैल नॉट इनवैलिडेट, मीटिंग को कैंसिल नहीं करवा सकता वो, है ना, shall not invalidate the proceedings of the meeting. The onus मतलब जिसके ऊपर दबाव है, जिसको करना है, जिसके ऊपर दबाव है। ठीक है, the onus is on the company, मतलब कंपनी के ऊपर दबाव है, to prove that the omission was not deliberate, कंपनी ये बात प्रूफ करेगा, कंपनी दायित्व है प्रूफ करने के लिए कि हम जानबूझकर नहीं छोड़े थे, गलती से छूट गया था, ये आ भी जाता तो क्या ही फर्क पड़ता अपने को, अगर हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं तो मीटिंग कैंसिल नहीं होगा, मीटिंग वैलिड ही रहेगा। दैट सिंपली मीन्स कोई एक आधे लोग दो लोग छूट जाते हैं गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से छूट गए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम 21 दिन से कम समय में अगर नोटिस देकर मीटिंग बुलवाना चाहते हैं तो क्या हम बुलवा सकते हैं? यहाँ पे प्रोविजन लिखा हुआ है, मीटिंग हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस, क्या हम जल्दी मीटिंग कर सकते हैं 21 दिन का गैप ना देकर? कई बार ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम 21 दिन पहले नोटिस नहीं दे पाए और हम 21 दिन से पहले मीटिंग कर रहे हैं, आज नोटिस दिए, 21 दिन से पहले मीटिंग करना है हमको, तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग हेल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस, तो द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड 95% लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 95% लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम 21 दिन का गैप ना देकर भी, कम समय का गैप देकर भी हम एक मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, a general meeting may be called after giving shorter notice than that specified in this subsection if concerned is writing or by electronic mode। अगर हाँ बोल देते हैं तो कौन हाँ बोल देगा? अगर एनुअल जनरल मीटिंग का बात चल रहा है तो कितने लोग? मिनिमम 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट, जितने लोग वोट देने वाले थे, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना, जितने लोग वोट देने वाले थे उसमें अगर 95% लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम लोग मीटिंग बुलवा सकते हैं एट अ शॉर्टर नोटिस। ठीक है, और अगर और कोई मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़कर, ईजीएम टाइप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो वहां पे क्या होगा? अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, दोज हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, जो वोट देने वाले थे, शेयर्स होल्ड करते हैं 95%, और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स। 95% ऑफ द शेयर कैपिटल नहीं हो सकता इसमें क्योंकि कंपनी का शेयर्स ही नहीं है, तो 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स। बेसिकली तुम देखोगे तो चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो या एनी अदर मीटिंग, 95% लोग हाँ बोलने चाहिए, सब में यही प्रोविजन है, 95% पीपल मस्ट एग्री। ठीक है,
तभी हम मीटिंग बुलवा सकते हैं एट अ शॉर्टर। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग नोटिस ऑफ अ मीटिंग कवर्ड अंडर सेक्शन 101। इतना हम लोग पढ़ेंगे, सफिशिएंट होगा हमारे लिए। बहुत सिंपल सा लॉ है, 21 दिन का क्लियर नोटिस होना चाहिए। उसके बाद 21 दिन का मतलब क्या है, जिस दिन नोटिस मिला और जिस दिन मीटिंग है वो दोनों डेट को छोड़कर बीच में 21 दिन का गैप होना चाहिए। अगर हम पोस्ट के द्वारा कोई लेटर भेजते हैं तो 48 आवर्स के बाद हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो डिलीवर हो चुका होगा। नोटिस किसको मिलना चाहिए मीटिंग का? मेंबर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके ऑफिशियल असाइनीज और उसके बाद ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है। और क्या मीटिंग हो सकता है एट अ शॉर्टर नोटिस? द आंसर इज यस। क्या एक दो लोगों को छोड़ देने से गलती से क्या मीटिंग कैंसिल हो जाएगा? द आंसर इज नो, मीटिंग कैंसिल नहीं होगा। अगर हम डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर अगर हम नहीं छोड़े हैं किसी को, गलती से छूट गया नोटिस देना, तो मीटिंग इनवैलिडेट नहीं हो। ठीक है। चलो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक हम कवर किए, नोटिस ऑफ अ मीटिंग। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फॉर द सपोर्ट।